दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपल्स करते हैं, ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, बट दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। बट क्वेश्चन है कि ये जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम्ब का नियम, जिसकी हेल्प से हम किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए कूलाम्ब ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स लॉ की हेल्प से हम किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। यहाँ पर जो Q1 चार्ज है, वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21। F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा सेम उतने ही अमाउंट का, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। तो Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज़ F21। F21 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ये दोनों ही फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सेस हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं और वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होंगे और अपोजिट का मतलब उनकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड ऑन टू फैक्टर। दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेकेंड फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। पहला चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और दूसरा उन चार्जेस के बीच डिस्टेंस क्या है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो जो फोर्स होगा वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंड फैक्टर है the force of attraction or repulsion between two electric charges inversely proportional to the square of the distance between the charge। मतलब दोनों जो चार्ज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फोर्स एक और चीज़ पर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, वो होता है वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि मीडियम के प्रेजेंट होने पर ये फोर्स किस तरीके से वेरी करता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको अगर हम कंबाइन करें तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू Q1
Q2/r²। यहाँ पर ये जो K है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये जो K होता है इसकी भी वैल्यू दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला कि चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स हैं वो किस में रखी गई हैं। फोर्स को हम न्यूटन में रख रहे हैं कि डाइन में रख रहे हैं, या बीच की डिस्टेंस को मीटर में हमने रखा है या फिर सेंटीमीटर हमने वहाँ पर चुना है। तो इस K की वैल्यू भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस K के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है, जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। ऐसा ही कुछ सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर ये जो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके ही जैसा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ सिमिलर टू कैपिटल G इन ग्रेविटेशन। कैपिटल G और K में एक डिफरेंस होता है कि जो कैपिटल G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। बट जो K की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि चार्जेस किस मीडियम में सिचुएटेड हैं, किस मीडियम में वो प्रेजेंट हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ K फॉर वैक्यूम और एयर। जो K की वैल्यू होती है वैक्यूम या एयर में वो होती है K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ अच्छा, K को और ईजली हम इस तरीके से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और जो यूनिट होती है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज परमिटिविटी? ये परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किसी मीडियम की ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा था। डेफिनेशन से समझते हैं। परमिटिविटी is an electrical characteristic of material due to which it absorbs effect of charge due to which force is applied on the charge। इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपल्स करने के लिए, वो मीडियम उसी इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसको डिक्रीज करा देता है, जिससे दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है और एक नेगेटिव चार्ज स्मॉल q है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए वो मीडियम उसी इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसको डिक्रीज करा देता है, जिससे जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है। जिस भी सब्सटेंस की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, जिस भी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, उसमें उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाता है। मोर परमिटिविटी लेस फोर्स एंड लेस परमिटिविटी स्ट्रॉन्ग फोर्स। जैसे किसी सब्सटेंस का किसी मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है, और सेम इसी तरीके से किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर हाई है तो उस मीडियम में जो भी चार्ज रखे हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना ही कम होगा। परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगी उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम होगा।
तो ये था परमिटिविटी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका नेचर क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरेक्टिंग बॉडी। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उस पर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग लाइन। अगर फोर्स इस लाइन के ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। दो इंटरेक्टिंग बॉडी को मिलाने वाली लाइन के ऊपर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, जिसमें एक मास m दूसरा मास m2, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है फोर्स उसी के अलोंग एक्ट करता है। वहाँ पर वो केवल अट्रैक्शन का होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि वो जो फोर्स है उनको मिलाने वाली लाइन, चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर एक्ट करता है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो दूसरा है वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी समझ लेते हैं। फोर्स वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडी। जो भी इंटरेक्टिंग बॉडी यानी कि चार्जेस हैं, वो जो फोर्स है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस उनके बीच है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो कूलॉम्स लॉ है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कूलॉम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, चलो इसकी हेल्प से 1 कूलॉम चार्ज को भी डिफाइन कर लिया जाए। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q और दूसरा चार्ज भी है Q। अगर हम चार्जेस को सेम रखते हैं यानी कि Q1 = Q2 = Q और उनके बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर कर दें और उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स है उसको 9 × 10⁹ न्यूटन कर दें, तो वहाँ पर वो दोनों जो चार्जेस होंगे वो 1 कूलॉम चार्जेस होंगे। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमारे पास जो फार्मूला है वो है F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है दैट फोर्स = 9 × 10⁹ इस कांस्टेंट की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू दोनों चार्जेस यानी कि हो जाएगा Q का स्क्वायर क्योंकि वो सिमिलर चार्जेस हैं, और बीच की डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दैट Q² = 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Q² = 1 यानी कि Q = हो जाएगा +-1। +-1 का मतलब या फिर वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो। एक कूलॉम वो चार्ज है जो दो सिमिलर चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखने पर उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस करा दे। तो इसको हम बोलेंगे, उन चार्जेस को हम बोलेंगे कि वो 1 कूलॉम के चार्जेस हैं। इस वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड और स्कूलमेट्स को ये नोट्स और वीडियोस ज़रूर शेयर करें। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से उन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।